नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम विविध प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कि स्वेटर, मफलर, शर्ट, टी शर्ट, रेनकोट, साड़ी या पगड़ी। आप जानते हैं ये सभी जो कपड़े हैं, ये सभी कपड़े किसी न किसी प्रकार के रेशों से बने होते हैं। वे रेशे प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आइए हम एक सारणी में कुछ ऐसी उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं और वे किस प्रकार के रेशों से बनी है उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम बात करें रेशम की साड़ी की, तो यह रेशम से बनती है, अर्थात वे प्राकृतिक रेशों से बनी है। रेनकोट यह कृत्रिम रेशों से बना होता है। स्वेटर आप जानते ही हैं, स्वेटर ऊन से मिलकर बना है, अर्थात वे प्राकृतिक रेशा है। कंबल यह कृत्रिम रेशों का मिलकर बना होता है। शर्ट यह प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों ही प्रकार के रेशों से बनी हो सकती है। आप यदि कॉटन से बनी शर्ट पहनते हैं तो वह प्राकृतिक रेशों से बनी है, और यदि आप पॉलिस्टर से बनी हुई शर्ट पहनते हैं तो वह कृत्रिम प्रकार के रेशे से मिलकर बनी है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि रेशे किस प्रकार के हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रेशों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे, जैसे कि जूट या ऊन, और दूसरा है संश्लेषित रेशे, जैसे कि नायलॉन या पॉलिएस्टर। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम आपकी इस दुविधा को दूर कर देते हैं। विद्यार्थियों, आपके घर में रहे हुए मोतियों को बुन करके मोतियों की क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं। और यदि आपके घर में पेपर क्लिप पड़ी हो तो ऐसी पेपर क्लिप को एक दूसरे के साथ जोड़ करके आप पेपर क्लिप की बनी हुई माला बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पर एक चीज का ख्याल हो गया होगा कि हम छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बड़ी इकाई की संरचना कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई एक श्रृंखला ही होते हैं। संश्लेषित रेशों में छोटी छोटी इकाइयों को आपस में बंधों द्वारा जोड़ा जाता है और बड़ी इकाई की संरचना की जाती है। इसमें प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ऐसे ही छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार अनेकों छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी एकल इकाई की रचना करती है। उस बड़ी एकल इकाई को हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, और वो जो छोटी छोटी इकाइयां हमने उपयोग में ली थी ना, उसे हम मोनोमर कहते हैं। विद्यार्थियों, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग, यानी ऐसी संरचना जिसमें अनेकों छोटे छोटे भागों को जोड़ा जाता है और बड़े भाग का या बड़ी इकाई का निर्माण किया जाता है। यानी एक पॉलीमर का अर्थ होता है बहुत सी इकाइयों को दोहराना, यानी छोटी छोटी इकाइयों को बार बार जोड़ करके बड़ी इकाई की रचना करना। यह बहुलक मात्र संश्लेषित रेशों में ही देखने को नहीं मिलता है, यह बहुलक प्राकृतिक रेशों में भी देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, कपास एक बहुलक है जो कि सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज की बड़ी श्रृंखला में ग्लूकोज की इकाइयां रही होती हैं। यह ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और सेल्यूलोज के बड़े अणुओं का निर्माण करती हैं। अर्थात बहुलक मात्र संश्लेषित रेशों में ही नहीं, अपितु प्राकृतिक रेशों में भी देखने को तो मिलता ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल्यूलोज का एक मोनोमर अन्य बहुत सारे मोनोमर के साथ मिलकर के सेल्यूलोज के पॉलीमर की रचना करता है। अब विद्यार्थी मित्रों, संश्लेषित रेशों के विविध प्रकारों की चर्चा करते हैं, जिनके विषय में हमें इस अध्याय में अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों, हमें इस अध्याय में रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर और एक्रेलिक जैसे संश्लेषित रेशों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रेयॉन की। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त किए। इस प्रकार का रेशा उन्होंने काष्ठ अर्थात लकड़ी की लुगदी में से रासायनिक उपचार करके प्राप्त किया था, और वही रेशा रेयॉन या कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाने लगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसको बनाने के लिए तो काष्ठ यानी लकड़ी की लुगदी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्राकृतिक तंतु है, यानी रेयॉन भी प्राकृतिक तंतु होना चाहिए। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हालांकि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत यानी काष्ठ की लुगदी से बनाया गया है, फिर भी यह मानव निर्मित रेशा ही है। रेयॉन की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। यह रेशम से भी सस्ता होता है। जैसा कि आप जानते हैं, रेशम अत्यंत महंगा रेशा है
और उसके बने वस्त्र भी अत्यंत महंगे होते हैं, जिसे सामान्य लोग नहीं खरीद सकते। इसीलिए रेशम से मिलते जुलते रेयन के रेशों के वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि रेशम के वस्त्रों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और इसे रेशम के वस्त्रों की तरह आसानी से बुना जा सकता है। इसे अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता है और विविध प्रकार के रंगों के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। साथ ही इसके रेशे चमकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। रेयन के उपयोग की चर्चा करते हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाई जा सकती है। साथ ही रेयन के साथ ऊन मिलाकर कालीन या गलीचों का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही रेयन के वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल रेशम की तरह प्रतीत होते हैं और इस प्रकार रेयन हमारे लिए विविध प्रकार के वस्त्र को बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, चर्चा करते हैं नायलॉन की। विद्यार्थी मित्रों, सन 1931 में किसी भी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग किए बिना नायलॉन को बनाया गया था। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया था। यह संपूर्ण रूप से पहला रेशा था जो कि मानव सर्जित था। नायलॉन की विशेषताएं क्या क्या है? तो विद्यार्थियों, नायलॉन के रेशे अत्यंत मजबूत होते हैं और यह स्टील के तुलना में भी बहुत ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। अर्थात नायलॉन स्टील की तरह मजबूत होता है। यह प्रतिस्थापनता का गुणधर्म रखता है। प्रतिस्थापनता का गुणधर्म क्या होता है? प्रतिस्थापनता का गुणधर्म बताता है कि अगर आप किसी भी पदार्थ को खींचते हैं और जब आप उसे छोड़ते हैं तब वह वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है और यह वजन में हल्का भी होता है। नायलॉन के रेशे चमकीले और धोने में सुगम होते हैं, यानी नायलॉन के रेशे को आसानी से धोया जा सकता है तथा यह चमक भी रखते हैं। आइए अब नायलॉन के उपयोग से कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया जाता है या नायलॉन हमारे लिए किस किस तरह से उपयोग में आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नायलॉन की रस्सी का उपयोग पैराशूट या पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि यह इतनी मजबूत होती है कि हमारे वजन को भी सह सकती है। नायलॉन का उपयोग जुलाब बनाने में, रस्सियां बनाने में, तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में, कारों के सीट बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग तथा विविध प्रकार के पर्दों के निर्माण में भी किया जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार के कृत्रिम रेशे के विषय में, यानी पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। विद्यार्थियों, पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है और इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं, यानी इसके कपड़े को बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सपाट ही रहता है और सरलता पूर्वक इसे धोया जा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में पॉलिएस्टर के बने हुए कपड़ों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, अतः इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर का उपयोग कमीज तथा विविध प्रकार के अन्य वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। अब हम कुछ सुपरिचित पॉलिएस्टरों के विषय में चर्चा करें। नंबर 1, टेरिलिन। विद्यार्थियों, टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। यह बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिसे किसी भी तंतु के समान बुना भी जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, टेरिलिन के अत्यंत बारीक रेशे बताए जा रहे हैं। आपको यह रेशे चमकीले तो दिख ही रहे होंगे, साथ ही साथ इन रेशों को आपस में बुना जाता है और विविध प्रकार की उपयोग में ली जाने वाली चीजों का निर्माण किया जाता है। आपने टेरिलिन से बने हुए टॉवेल अर्थात रुमाल तो देखे ही होंगे, जिसका उपयोग हम नहाने के बाद अपने बदन को सोखने के लिए करते हैं। दूसरा आता है पेट, जिसका पूरा नाम है पॉली एथिलीन टेरफेलेट। यह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर ही है, जिसका उपयोग विविध प्रकार की बोतलों के निर्माण में, बर्तनों के निर्माण में, फिल्म की पट्टियां बनाने में, तार बनाने में और अन्य प्रकार के उपयोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, पॉलिएस्टर वाकई में दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, पॉली और एस्टर। और थोड़ी देर पहले ही तो हमने चर्चा की कि पॉली का अर्थ होता है अनेक, यानी इसमें एस्टर के अनेक कण या मोनोमर एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एस्टर हकीकत में एक प्रकार का रसायन है जो कि फलों के समान गंध रखता है। इससे निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल या टेरिकोट आदि नामों से बाजार में बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम हमें इस चीज का सुझाव देता है कि यह कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीकोट यह पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है, जबकि पॉलीवुल यह पॉलिस्टर और ऊन अर्थात वूल के मिश्रण से बनाया जाता है। चलिए अब चर्चा करते हैं एक्रेलिक के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, आपने बाजार में एक्रेलिक के बने हुए विविध प्रकार की चीजें देखी होगी। सर्दी के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम ऊन से बने वस्त्रों को पहनते हैं, परंतु विद्यार्थी मित्रों, हकीकत में बाजार में जो मिलने वाला ऊन होता है वह अत्यंत महंगा होता है, क्योंकि इसे प्राकृतिक रेशों के रूप में ऊंट, भेड़ बकरियां
या फिर खरगोश में से प्राप्त किया जाता है, जिसकी कीमत अत्यंत ज्यादा होती है। कई बार बाजार में बिकने वाले स्वेटर प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते हैं। उन्हें प्राकृतिक ऊन की तरह दिखने वाले विविध प्रकार के रेशों से बनाया जाता है। प्राकृतिक ऊन महंगा होता है, इसलिए बाजार में प्राकृतिक ऊन से मिलते जुलते रेशे, जिन्हें हम एक्रेलिक कहते हैं, उनमें से इनका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के रेशों की सहायता से स्वेटर या विविध प्रकार के मफलर और अन्य वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। यानी ऊन के विकल्प के रूप में वर्तमान में एक्रेलिक का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हमें संश्लेषित रेशों का उपयोग करते समय एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, और वो सावधानी क्या है, तो उसके विषय में हमें जान लेना चाहिए कि विद्यार्थी मित्रों, ये जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं, ये सरलता से आग को पकड़ लेते हैं, यानी आग मिलते ही या पिघलने लग जाते हैं। और अगर हमने इनके बने हुए वस्त्रों को पहना है और अगर हम किसी आग के पास गए हैं, तो इनके पिघल करके हमारी त्वचा में चिपक जाने का भय रहता है, जिससे विविध प्रकार के अकस्मात होने की संभावना रहती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, प्रयोगशाला में काम करते समय या रसोई घर में काम करते समय हमें संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े ही पहनने चाहिए। आप प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों की पहचान किस तरह से करते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पिछली कक्षाओं में इनकी पहचान करना सीखा था। आपने देखा होगा प्राकृतिक तंतुओं और संश्लिष्ट तंतुओं को जलाने पर वे विविध प्रकार की गंध देते हैं, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह प्राकृतिक रेशा है या संश्लेषित रेशा है। आइए संश्लेषित रेशों के कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं। विद्यार्थियों, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र परिधान और अन्य सामग्री कम प्रकार का पानी सोखते हैं, अतः वे जल्दी सूख जाते हैं। इनकी इसी विशेषता के कारण वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इनसे बनी वस्तुएं कम महंगी होती है और आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती है, तथा इनका रखरखाव भी सुविधाजनक होता है। इनसे बने परिधान टिकाऊ होते हैं, वे लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने संश्लिष्ट रेशों के विषय में इस चैप्टर के विषय में और अधिक जानकारी हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो देख करके संश्लिष्ट रेशों के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया होगा। हम आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको यह वीडियो अपने अन्य मित्रों को भी भेजनी है, ताकि वह इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।